उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार यानी कि आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक चलेंगे। आज सुबह 10 बजे से नामांकन शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि प्रत्याशी रविवार की छुट्टी के दिन भी नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। दावेदार 2 जनवरी की शाम 4 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 100 नगर निकाय में चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने 23 जनवरी को वोटिंग की तारीख तय की है, जबकि 25 जनवरी को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि यहां से कह सकते हैं कि वो जो घंटी है वो बज जाएगी। देखिए, जरूर आज से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है और जो उत्तराखंड में 107 नगर निकाय हैं उसमें से 100 में जो है इलेक्शन अनाउंस किया गया है, यानी 100 नगर निकायों में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 30 तारीख तक चलेगी और बीच में रविवार का दिन है, उसमें भी नामांकन होगा। मैं इस समय हल्द्वानी में मौजूद हूँ। हल्द्वानी में ये सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस है और यहाँ पर ही मेयर के नामांकन होने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही अभी अपने कैंडिडेट्स का जो अनाउंसमेंट है वो नहीं किया है, इसलिए बहुत ज्यादा हलचल तो नहीं दिख रही है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सारी की सारी तैयारियां हैं। यहाँ पर मेयर का नामांकन होगा और इसकी थोड़ी ही दूरी पर तहसील है और अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी जितने भी आपके नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं या फिर जहाँ पर पार्षदों की संख्या अधिक है वहाँ पर अलग अलग आरओज बनाए गए हैं, यानी ये आरओज चुनाव कराएंगे। हमारे साथ ये के पंजी मौजूद हैं, जो कि हल्द्वानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कानून के जानकार हैं। ये बताइए सर, क्या होगा इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। इसमें जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने नामांकन फॉर्म ले लिए होंगे और उसको पूरा भरने के बाद जो भी उनके विभागीय नोडल होते हैं, जल निगम कार्यालय से, सीवरेज का और विद्युत विभाग से, कोई भी अगर उन पर बकाया है या अन्य किसी बैंक से उसने ऋण लिया है तो वहाँ से सारे नोटिस सर्टिफिकेट उनको लेने होते हैं और एक शपथ पत्र के साथ उनको यहाँ पर दाखिल करना होता है। यदि उनकी कोई क्राइम हिस्ट्री है तो वो भी उनको अपने शपथ पत्र में उसका उल्लेख करना होगा। यानी जो लोग नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, क्या वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, जो नगर निगम में, हल्द्वानी नगर निगम में 60 वार्ड हैं, तो 60 वार्डों से 60 पार्षद चुने जाने हैं, तो जो भी वहाँ के स्थायी निवासी हैं और वहाँ के मतदाता हैं वही पार्षद या मेयर का इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। दूसरे शख्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हलचल दिख रही है? अभी तो कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन क्या लग रहा है, चुनाव होगा, गर्मा गर्म होगा? चुनाव गर्मा गर्मी, देखो बड़ा गजब का इस बार का इनका परेशान हुआ है। सीटों का बदलना और उसके बाद फिर अभी सीटों का क्लियर न होना, बड़ी गर्मा गर्मी है दोनों पार्टियों में। बड़ा रोचक चुनाव होगा इस बार, जाड़ों के माहौल में लग रहा है। पहाड़ इस बार, मेनका जी जिस तरीके से कह रहे हैं ये लोग, और जो हल्द्वानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि क्या तकनीकी चीजें हैं नामांकन को लेकर के। अगले 3 दिनों तक ये नामांकन होंगे, फिर जो है नामांकन पत्रों की जांच होगी, तो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है और फिर 23 तारीख को मतदान, 25 तारीख को जो है बर्फ गिर रही है, शीतलहर चल रही है, लेकिन चुनावों के ऐलान के बाद ऐसा लगता है कि ठंड का एहसास राजनीतिक दलों को, नेताओं को हो नहीं रहा होगा। वहां चुनावी सरगर्मी कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरह से सीटों का समीकरण बदला है, जो आरक्षित सीटें थी वो सामान्य हो गई, सामान्य आरक्षित हो गई, उसके बाद सवाल उठाया गया, उसमें फिर से बदलाव हुआ, जिसकी वजह से भी कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट में इतना वक्त लग रहा है। आज से नॉमिनेशन होना है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस किसी ने भी अपने कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं किए। पहली लिस्ट का ही अभी तक इंतजार चल रहा है। निकाय चुनाव में आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन कई निकायों में आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। आज हाईकोर्ट आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। अल्मोड़ा, द्वाराहाट, सेलाकुई समेत कई निकायों के आरक्षण को गलत बताते हुए याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सेलाकुई में ओबीसी आरक्षण को गलत बताया गया, तो वहीं अल्मोड़ा में ओबीसी आरक्षण को यहां पर भी गलत बताया गया है और याचिका दाखिल की गई है। हालांकि आज अब इन सभी मामलों पर सुनवाई होनी है। कई मामलों में तो कहा यह जा रहा है कि पहले जो आरक्षण दिया था उसकी जन सुनवाई के बाद ही आरक्षण में बदलाव कर दिया गया, जिससे उनको अपनी बातों को रखने का मौका तक नहीं मिला।
उधर देहरादून में गुरुवार को भी बीजेपी चुनाव समिति की एक मीटिंग हुई है, जिसमें निकाय चुनावों के टिकटों पर फाइनल मुहर लग गई है। बताया जा रहा है कि पहले नगर पंचायत और नगर पालिका के टिकटों पर बात हुई और उसके बाद नगर निगमों पर भी चर्चा हुई। अब आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसकी उम्मीदें हैं। नगर पालिका और नगर पंचायतों के उम्मीदवारों का नाम हो सकता है, जबकि मेयर की सीट के लिए दिल्ली से मंजूरी के बाद ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहे। सीएम धामी वर्चुअली जुड़े। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा के साथ ही सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, अजय भट्ट, माला राज्य लक्ष्मी भी मीटिंग में शामिल हुए। कुछ नाम जो आए हैं उन लोगों पर चर्चा हुई है। बैठक में भी विस्तार के साथ चर्चा हुई है। प्रत्याशियों के नामों के चर्चा के साथ साथ किस प्रकार से चुनाव में हमको आगे जाना है उस पर भी चर्चा हुई है और बहुत ही सकारात्मक फीडबैक है। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया वो भी पूरी हो रही है और बहुत जल्दी ही आने वाले 1-2 दिनों में हम लोग अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने की शुरुआत करेंगे। और देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की भी मीटिंग हुई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के घर पर यह बैठक हुई है, जिसमें कई सीनियर नेता मौजूद थे। मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि 1 से 2 दिन में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, जिसमें पहले मेयर और फिर नगर पालिका और नगर पंचायत की लिस्ट होगी। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज भी बहुत गंभीर मनन और चिंतन हुआ है और विशेषकर मेयर सीट में हम किस किस को उम्मीदवार बना सकते हैं, इन बातों पर चिंतन हुआ है। नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत हैं और जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं वो उनके वार्ड का मामला भी है। तो हमें उम्मीद है कि हम 1-2 दिन में पहले राउंड में मेयर, फिर उसके बाद हम नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर पंचायतों के टिकट फाइनल कर देंगे। निकाय चुनाव में महिलाएं एक बार फिर राजनीति का केंद्र बनने वाली हैं और इसका कारण है वोटिंग में उनका दबदबा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आधी आबादी के वोट से नगर निकायों में अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है, ये उम्मीद लगाए हुए हैं। उत्तराखंड में निकायों के लिए 23 जनवरी को होने वाले मतदान में 30,60,000 वोटर्स वोट करेंगे, जिनमें अकेले महिला वोटर्स की संख्या करीब 15 लाख के आसपास है। उत्तराखंड का पैटर्न बताता है कि चुनाव कोई भी हो, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा महिलाएं वोट डालने जाती हैं। इसलिए निकायों की सियासत भी महिला वोटर्स के इर्द गिर्द केंद्रित रहने वाली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 65% वोट पड़े थे। यहाँ भी पुरुषों की तुलना में 4.5% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों का मतदान प्रतिशत करीब 56% था, तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत 3% ज्यादा यानी कि करीब 59% रहा। हाल में हुए केदारनाथ उपचुनाव में 61% महिलाओं ने मतदान किया था, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 6% कम, महज 55% रहा। बीजेपी को महिलाओं के बढ़ चढ़कर मतदान करने के इसी वोट परसेंटेज से उम्मीद है। मोदी जी इतना महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए मोदी जी ने योजनाएं बनाई हैं, तो निश्चय ही महिला पार्टी से जुड़ रही है, झुकाव बीजेपी की तरफ है और अधिक से अधिक महिलाएं पार्टी से जुड़कर और बहुत अच्छी विजय हासिल करेंगी। प्रदेश के 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी में तो निकाय चुनाव में पुरुष और महिला वोटर का आंकड़ा लगभग बराबर है। ऐसे में लोकसभा से लेकर विधानसभा और फिर केदारनाथ बाई इलेक्शन तक के अनुभवों से सीख लेते हुए कांग्रेस भी महिला वोटर्स को गंभीरता से ले रही है। देखिए, महिला वोटर्स बीजेपी की बपौती नहीं है, वो महिला कांग्रेस जो है, महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस की भी हैं, भाजपा की, और सब पार्टी में विश्वास करती हैं। और कांग्रेस ने जो इस देश को जो देन कांग्रेस की है, स्कूल, शिक्षा, रोजगार, उसको कोई महिला, आज जिस महिला का बेटा बेरोजगार है, जिसको शिक्षा में रिश्वत देनी पड़ रही है, 40-40 लाख में हाकम सिंह जैसे लोग
जो उनको एडमिशन दिला रहे हैं, तो क्या वो महिला बीजेपी को वोट करेगी? तो ये जो महिलाएं हैं इनका कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं किया, और ये महिलाएं वो हैं जो अंकिता भंडारी के मुद्दे पे वीआईपी का नाम पूछती आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश है। अपनी उस छोटी बहन के लिए न्याय मांगती आ रही है, लेकिन उस बच्ची के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। उत्तराखंड का वोटिंग पैटर्न और निकाय चुनाव के वोटर्स की कुल संख्या बताती है कि शहर की सरकार के चुनाव में भी आधी आबादी की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है और महिलाओं का वोट ही नतीजे तय कर सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है और 23 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन चुनाव के दौरान ठंड की छुट्टियों और स्नोफॉल की संभावना ने उम्मीदवारों को अभी से ही टेंशन में डाल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती ने नैनीताल में उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है। स्कूलों की छुट्टी में लोग शहर छोड़ रहे हैं, तो मतदान के दौरान हाईकोर्ट का शीतकालीन अवकाश वोटिंग कम होने की तरफ इशारा अभी से करने लगा है। इतना ही नहीं, इस दौरान बारिश, स्नोफॉल और कड़ाके की ठंड भी उम्मीदवारों के लिए टेंशन लेकर आने वाली है। अब इस सर्द मौसम में अपने वोटर्स को मतदान वाले इलाकों में ही रोकना उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। कई लोग अभी शहर से बाहर हैं और अभी न्यू ईयर के बाद उनके बाहर जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में मतदान का कम प्रतिशत होना तो प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं परेशान करेगा। जो वोटर हैं वो तो उनकी संख्या कम तो हो ही जाएगी, लेकिन जो भी प्रत्याशी होगा मुझे लगता है वो अपने अपने वोटरों को बुलाने की कोशिश करेगा। टेंशन है कि वोट कम होगा? बिल्कुल टेंशन है कि वोट कम पड़ेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान को ऐसे वक्त रखा है जब नैनीताल शहर आधा खाली हो जाता है। 25,244 वोटर वाली नैनीताल पालिका में तो आधे वोट ही पड़ने के अनुमान हैं। तो वहीं पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और गढ़वाल में भी कई हिस्सों में स्नोफॉल और ठंड का सीधा असर वोटिंग परसेंटेज पर पड़ेगा। चिल्ला जाड़ा का जनवरी को कहते हैं, तो नैनीताल में तो बर्फबारी का, पूरे पहाड़ में बर्फबारी का मौसम है। अगर बर्फबारी दौरान हो गई तो निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ेगा। अब कम से कम नैनीताल में तो चुनाव लड़ने से ज्यादा टेंशन अपने वोटर्स को रोकना साबित हो सकता है। चुनाव ऐसे मौसम में हो रहा है जब वोटिंग का अनुमान कम होने का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि यही फ्लोटिंग जनसंख्या कई लोगों के हार जीत का कारण भी बन सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा में श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कल रात निधन हुआ था। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस बीच पूरे देश में ही 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक अनाउंस किया गया है। आज के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई दी जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। चक्राता से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर्यटकों की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है जबकि 4 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी गंभीर है। ये सभी देहरादून से 5 युवाओं का एक दल लोखंडी घूमने के लिए आया था। 3 लड़के और 2 लड़कियां थी इस ग्रुप में। जब इनकी गाड़ी लोखंडी पहुंची तो ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी बर्फ की वजह से फिसलती चली गई और खाई में गिर गई। घटना में एक लड़के की मौत हो गई है जबकि 4 की बात की जाए तो गंभीर बनी हुई है इनकी स्थिति। 4 घायलों को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकाला, अस्पताल ले गए। कुलदीप चौहान हमारे सहयोगी चक्राता से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, हादसा किस पॉइंट पर हुआ है? क्या वो डेंजर जोन में आता है या फिर बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये हादसा हुआ? जी, आपको पूरी जानकारी बता दूं, ये लोखंडी के पास ही पूरा हादसा हुआ है और देर रात तकरीबन 3 बजे के आसपास, ये सुबह सवेरे
देहरादून से युवक निकले थे और 5 लोग ये कार में सवार थे। ये लोखंडी के पास यहाँ पर बर्फ ही इनके लिए जानलेवा बनी और बर्फ पे ये गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा रेस्क्यू किया गया और घायलों को यहाँ पर चक्रता अस्पताल में पहुंचाया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई है। बाकी को वहां से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये घटना हुई है वो बर्फ ही इसका कारण माना जा रहा है फिलहाल। जी इनके ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब पता चला क्या? देहरादून के ही या किसी दूसरे राज्य? अभी मेरी पुलिस से इस संदर्भ में पूरी बात हुई है। तो ये पूरे देहरादून से निकले थे और देहरादून के बताए जा रहे हैं और ये स्पेशली यहाँ पर घूमने आए थे न्यू ईयर को लेकर। ये पहले से यहाँ पर बुकिंग होटल किया था, लेकिन ये अब घटना में एक की मौत हुई तो बाकी लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। जी धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो पहाड़ों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, स्नोफॉल देखने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि सड़कों पर बर्फ जमी है, बर्फ में फिसलन ज्यादा हो जाती है। प्रशासन की ओर से कोशिश जरूर हो रही है लेकिन हादसे उसके बाद भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि सतर्कता के साथ वाहन चलाएं। ऋषिकेश के मुनि की रेती में पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 18 वाहन सीज किए गए, साथ ही 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। तपोवन, कैलाश गेट, जानकी सेतु, रामझूला में भी चेकिंग अभियान चलाया गया है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं ऋषिकेश। जश्न में किसी तरह का खलल ना हो, इसके लिए पुलिस अभियान चला रही है। ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष तौर पर अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि पार्टीज में अक्सर लोग ड्रिंक करते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं, हादसों को दावत देते हैं, तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट है। आगे भी अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा, लेकिन साथ ही इसमें जन सहयोग की भी अपेक्षा हमारी रहती है। पब्लिक की तरफ से जो अगर इन्फॉर्मेशन आएगी कि कौन ड्रग पेडलिंग कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, तो उसमें हम लोग और अधिक कार्रवाई कर सकते हैं। उधर चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग के पास रोड के दोनों तरफ से मलबा हटाने का काम जारी है। बारिश के दौरान लैंडस्लाइड होने की वजह से नंदप्रयाग स्लाइड के पास भारी मात्रा में मलबा रोड पर आ गया, जिससे वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही थी और ऐसे में नंदप्रयाग से लेकर चमोली तक जो सड़क मार्ग डाइवर्ट किया गया था वो रोड चौड़ी न होने की वजह से वहां जाम लग रहा था। लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग काफी हद तक ठीक हो चुका है, इसलिए उसे अब खोल देना चाहिए। यहाँ पर अच्छा चौड़ा कर देते, ये अच्छी 2-3 मशीनें और लगाते, जल्दी से ये मलबा उठ जाता। लेकिन आप फिजिकली आप भी देख रहे होंगे कि एक मशीन लगी है और 2 ही लोडर लगे हैं इनके, और अगर इस स्पीड से काम होगा तो मेरे को लग रहा है कि ये इनको और परमिशन लेनी पड़ेगी, पब्लिक और परेशान रहेगी। जैसा दिख भी रहा है कि डाइवर्ट रूट हो रखा है और वहाँ दूसरी साइड से घंटों का जाम लग रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग के पास बरसात के दौरान जो मलबा सड़क पर आया था उसको हटाने का काम जारी है। आप देखिए मशीनें यहाँ पे लगाई गई हैं, मशीन से ये पूरा मलबा हटाया जा रहा है और लगभग अब यहाँ पे सड़क को चौड़ा जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पे तैनात किया हुआ है और ट्रैफिक यहाँ पे रोका गया है। और ट्रैफिक का जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ पे ट्रैफिक को रोका जाता है ताकि जो सड़क से मलबा हटाना है उस काम में देरी ना हो। लेकिन अब समस्या ये है कि जो नंदप्रयाग से लेकर जो चमोली तक बाईपास जो बनाया गया है उस पर कहीं ना कहीं घंटों तक जाम लग रहा है। ऐसे में विंटर सीजन में जो पर्यटक औली की तरफ जा रहे हैं उन्हें काफ़ी जाम से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सड़क को लगभग चौड़ा कर दिया गया है तो NH को यहाँ पे धीरे धीरे ट्रैफिक को भी ओपन करना चाहिए ताकि जो यात्री वाहन है वो जाम में न फंस सके। नितिन सहमाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, नंदप्रयाग। चमोली जिले में बीते 2 दिन भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है। यहां गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। स्थानीय लोग भी सीमावर्ती इलाकों के लिए नहीं पहुंच पा रहे। साथ ही बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम भी बाधित हो रहे हैं। BRO के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नेशनल हाईवे को गाड़ियों के लिए खोला जाएगा।
पहाड़ों पर बर्फबारी से सभी चोटियां ढक गई हैं। चक्राता क्षेत्र में भी भारी बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे 707A भी बाधित हुआ है। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसकी वजह से वाहन फंस रहे हैं। नेशनल हाईवे को कड़ी मेहनत के बाद अब खोला गया है। अब टीम द्वारा मार्ग पर मिट्टी और चूना डालने का काम भी किया जा रहा है ताकि फिसलन कम की जा सके। चक्राता में बीते 2 दिन जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद ट्रैकिंग रूट मोइला टॉप की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वर्ग से कम नहीं है ये नज़ारा। बर्फबारी के बाद खूबसूरत बुग्याल में अब घास की जगह हर तरफ बर्फ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ बर्फ की चादर से बिछ गई हो। इस मनमोहक नज़ारे को देखने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं मोइला टॉप। उम्मीद की जा रही है कि नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे। सुंदर सा ट्रैक जो कि लोखंडी में पड़ता है और जो यहाँ के नज़ारे हैं बहुत ही मनमोहक है। मज़ा आ गया। 16 लोगों का हमारा ग्रुप है, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ स्नो ही स्नो। पहाड़ की पुरानी भव्यशाली पर्यावरण के करीब तो थी ही, साथ ही ये भूकंप से भी निपटने में खासी कारगर थी। बावजूद इसके पहाड़ सीमेंट के जंगलों में तब्दील हो गए और ऐसे में अब जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान नई तकनीक पर काम कर रहा है। ये तकनीक आधुनिक भवन शैली को पुरानी शैली से जोड़ेगी। हिमालय के पुराने मकान मौसम के तांडव को पूरी तरह मात देने में कारगर है। यही वजह है कि पुरानी शैली के मकान जहां सर्दियों में गर्माहट का एहसास कराते हैं, वहीं गर्मियों का असर इन पर नहीं के बराबर होता है। यही नहीं, ये भवन भूकंप से भी निपटने में पूरी तरह कारगर है। उत्तराखंड में आज भी सदियों पुराने ऐसे मकान मौजूद हैं, जिनका बड़ा भूकंप भी बाल बाका नहीं कर पाया। ऐसे में अब जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो नई भवन शैली में पहाड़ की पुरानी शैली को जोड़ेगा। ऐसे भवनों का निर्माण हिमालयी क्षेत्र में कर सकते हैं जो भूकंप विरोधी भी हों और जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी झेल सके। तो ये स्टडी हमारे ज्ञान को वर्धन करने में और मॉडर्न आज के ज़माने में ऐसे घरों को बनाने में बहुत मुख्य भूमिका निभा सकती है। पहाड़ों में 900 साल पुराने मकान अभी भी मौजूद हैं, जिनमें रहता भले ही कोई ना हो, लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि शताब्दियों की आपदाओं को इन पुराने मकानों ने आसानी से झेला है। पुरानी भवन शैली हिमालय की विषम हालातों से भी निपटती रही, साथ ही ये पर्यावरण को भी खासा सुरक्षित रखती है। बावजूद इसके पहाड़ के 90% इलाकों में पुरानी शैली की जगह नई शैली के मकान बने हैं। बहुत पुराने मकान है, अभी तक उनमें कोई रहता भी नहीं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारी लोकल जो हमारा वास्तुकला है, उसको जो आजकल हमारा भवन निर्माण हो रहा है उनमें उसको इंजेक्ट करने की जरूरत है। ये बात 100% सच है कि पहाड़ की पुरानी भवन शैली कई मायनों में फायदेमंद है। बावजूद इसके पूरी तरह इतिहास में लौट पाना भी आसान नहीं है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि नई भवन शैली में पुरानी भवन शैली के वे सभी तत्व शामिल किए जाएं, ताकि हिमालय में आने वाले आपदाओं में नुकसान कम से कम हो। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। टिहरी के जौनपुर विकासखंड में 27 गांव की महिलाओं ने एक बदहाल संपर्क मार्ग को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। ये सभी महिलाएं खुशी सहकारिता समूह न्याय पंचायत खेड़ा से जुड़ी हैं। महिलाएं खुद ही श्रमदान कर रोड को ठीक कर रही हैं। ये रोड सालों से मरम्मत के अभाव में बदहाल पड़ी थी। महिलाओं ने एक हफ्ते के अंदर ही 1 किलोमीटर का संपर्क मार्ग ठीक कर दिया है। बंगसीर और ओडारस्यू का ये संपर्क मार्ग तकरीबन 30 गाँव को आपस में जोड़ता है। नीचे वाली रोड में जाने का टाइम मतलब वेस्ट हो जाता है। मैं वहाँ गाड़ी पे दूध छोड़ने नहीं जा पाती। अगर मैं यहाँ ही अपनी संपर्क मार्ग बनने से यही हमारा सीधा संपर्क मार्ग बन गया तो मैं अपने यहीं पे डेयरी का आजीविका खोल सकती हूँ। लोग ये जो संपर्क मार्ग बना रहे हैं कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़रूरत है और इस क्षेत्र में कम से कम 10 से 15 गाँव इससे जुड़े हुए हैं, जिस कारण हम लोगों की इसकी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे आना जाना, काफ़ी घना जंगल है, जंगली जानवरों का खतरा है।